हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए आज हम लोग जानेंगे 15 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने अंतरिक्ष मलबे को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किया? तो दिगंतरा स्पेस टेक्नोलॉजीज ने इसे डेवलप किया है। अगला, निम्न में से 13वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत लोग मिस्टेक किए हैं। मैंने पूछा था भारत के 13वें कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और बहुत लोगों ने 14वें कैग के बारे में बता दिया जो कि वर्तमान में है, ठीक है। लेकिन 13वें कैग हैं राजीव महर्षि जी। 14वें कैग अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 2 नामक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में इजराइल ने एरो 2 नाम के एक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? भूमध्य सागर के ऊपर किया है। अभी जब वर्ल्ड मैप में आपको इजराइल दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा भूमध्य सागर है कहाँ पर, तो उसी के ऊपर इसका परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण इजराइल के एयरफोर्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ में यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने मिल करके इसका परीक्षण किया है। क्लियर है? और इन्हीं लोगों ने मिल करके बनाया भी है इसे। एरो 2 के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का ही एक हिस्सा है इजराइल का। इसे शॉर्ट और मिड रेंज रॉकेट की रक्षा के लिए डेवलप किया गया है। अब इसका यूज कैसे होगा? तो दोस्तों इजराइल इस डिफेंस सिस्टम से अपने वायुमंडल के बाहर से ही आने वाले खतरों का बचाव कर सकेगी। क्लियर है? तो इजराइल ने किया एरो 2 नामक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतम परीक्षण। अब इजराइल आया है तो इजराइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में। अभी हाल ही में दोस्तों भारत के साथ इजराइल ने एक समझौता किया था जिसके तहत 30 सेकेंड में कोविड की टेस्टिंग हो सकेगी। एक ऐसा इक्विपमेंट तैयार करेंगे इजराइल और भारत मिलकर के, और ये दुनिया का फास्टेस्ट टेस्टिंग किट होगा, ठीक है। और अभी इस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही भारत ने इजराइल के साथ साइबर सिक्योरिटी पर भी एक समझौता किया था। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में इजराइल है कहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर हम अरब देशों की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इराक और सीरिया के पास में इधर जॉर्डन के पास में इजराइल, ठीक है। अगर आप दोस्तों हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा इन सब के बारे में। इजराइल यहाँ पर है, लेबनान यहाँ पर है। लेबनान में अभी धमाका हुआ था तभी आपको बताया गया था। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है और यहाँ के पीएम जो हैं इजराइल के वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू अभी 5वीं बार पीएम बने थे, आपको याद होना चाहिए। यहाँ की करेंसी होती है न्यू शकेल। क्लियर है? तो अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि भूमध्य सागर के ऊपर परीक्षण किया गया है। तो भूमध्य सागर कहाँ पर है? तो भूमध्य सागर दोस्तों ये रहा, ये मेडिटेरियन सी, तो यही है भूमध्य सागर। तो यहीं पर इसका परीक्षण किया गया है। इधर नीचे आ जाएंगे अगर आप ये, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको रेड सी, लाल सागर मिल जाएगा इधर, और इधर आप आ जाएंगे तो मिल जाएगा आपको कैस्पियन सागर, और इधर काला सागर। ये सभी सागर के बारे में भी मैंने आपको हिंट कई बार दिया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो 5 मिनट जीके में आपको एक वीडियो भी दे दी जाएगी, ठीक है। कि इजराइल के ही बगल में है लेबनान। लेबनान की राजधानी बीरत में ही दोस्तों अभी एक धमाका हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज था, उसी में विस्फोट हुआ था। 160 लोगों की जान गई, 6000 से ज़्यादा घायल थे, ठीक है। और इसी की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दंगे होने लगे वहाँ की सरकार के खिलाफ, और इस वजह से वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला है विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है?
ये दिन दोस्तों अंगदान के महत्व और उसके बारे में जागरूकता फैलाने और साथ ही साथ लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए, अपने ऑर्गन्स का डोनेशन करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी अगर डेथ हो गई तो फिर उसके परिवार वालों से, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जब जीवित रहता है तभी वो अनाउंस कर देता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा देता है कि हमारा ये पार्टिकुलर ऑर्गन जो है हमारी मृत्यु के बाद दान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा भी कंडीशन होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनकी फैमिली वाले से परमिशन लेकर के डोनेशन कराया जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में। तो ऐसे में लोगों को मृत्यु के बाद अपना अंग दान करने के लिए, अवेयर करने के लिए ही ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग फर्जी वाले तरीके को मत ऐड कीजिएगा, जो फर्जी तरीके से निकाल करके बेच देते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि हॉस्पिटल में लोग कोविड-19 का टेस्ट कराने जाते हैं, कोविड-19 मरीजों का निकाल लिया जाता है पार्ट और उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, ये तो अपराध हुआ है एक प्रकार से। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति मरे उसकी मर्जी से, बिना मर्जी के खिलाफ नहीं। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो हर प्रकार के लगभग ऑर्गन्स का डोनेशन किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है आजकल। तो अब दोस्तों ये है अगस्त मंथ का इम्पोर्टेंट डे। हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं और 1 अगस्त से अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 अगस्त को दोस्तों मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, और इसके बाद 3 अगस्त को इस बार मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस। फिर 6 अगस्त इम्पोर्टेंट डे आया जब हिरोशिमा दिवस मनाया गया। इसके बाद 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और वहीं दोस्तों 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह भी मनाया गया। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ थी, इसे भी आप लोग को याद रखना है। फिर 9 अगस्त को दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, और 10 अगस्त को दोस्तों 2 दिवस मनाए गए। कौन कौन से? एक विश्व शेर दिवस मनाया गया और एक मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इसके बाद आता है 12 अगस्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और अब 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। क्लियर है, ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में गोवा के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और निंदोली केला, इन तीनों प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गोवा के ही हैं ये तीनों प्रोडक्ट, इनको दिया गया है अभी हाल ही में जीआई टैग। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। खाजा क्या है? गोवा का एक त्योहारी मीठा पकवान है, गोवा का फेमस होता है खाजा। और हरमल मिर्च वहाँ की मिर्च होती है, वहाँ पर उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में। वहीं एक मिंदौली केला है, इसे मोयरा केला के नाम से भी जाना जाता है, मोयरा केला। ठीक है, तो मिंदौली केला या मोयरा केला इसको भी दिया गया जीआई टैग। इन तीनों प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के लिए होता क्या है दोस्तों कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी जो इसका उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने वाली अगर कोई एजेंसी है, कोई एसोसिएशन है, कोई बड़ी संस्था है, तो फिर उनके द्वारा आवेदन किया जाता है और फिर वहाँ से टीम आती है, प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करती है, उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा इनको दिया जाता है उस प्रोडक्ट को जीआई टैग। अब ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग के बारे में दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, 2 वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। पिछले 1 वर्ष में जो भी प्रोडक्ट जीआई टैग पाए हैं सभी पर वीडियो मिली हुई है आपको। 2 वीडियो मिली है पर्टिकुलर, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। सर्च कीजिएगा, ऐप में जाइएगा, MGT ऐप ओपन करके आपको मिल जाएगी, वहाँ पर सर्च करेंगे तो। ठीक है, फिलहाल हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं। जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। होता क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया या वो शहर या फिर वो राज्य जाना पहचाना जाने लगता है, तो फिर उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा फेमस करने के लिए और प्लस उस प्रोडक्ट को एक निश्चित रेट में, एक फिक्स रेट में बेचने के लिए, उससे उसकी धांधली वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह रोकने के लिए उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया जाता है। इससे होता क्या है कि वो प्रोडक्ट एक तो ग्लोबली प्रमोट हो जाता है, दूसरा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कोई घटा बढ़ाकर अपने हिसाब से नहीं बेच सकता है, वो एक फिक्स प्राइस हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद उसका प्रमोशन तो होता ही है, साथ ही साथ उनके किसानों को उचित मूल्य भी मिल जाता है। तो यही सब फायदे होते हैं और इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाई हुई है, दी हुई है, उसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और, जीआई टैग एक एक्ट के तहत दिया जाता है। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, 2003 में वो एक्ट बना था।
उस एक्ट का नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। क्या नाम है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो इसी के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। ये एक्ट 2003 से लागू हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब गोवा आया है तो हम लोग गोवा के बारे में जान लेते हैं। पणजी यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर आपको छोटा सा दिख जाएगा गोवा, ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटका के ऊपर गोवा। देखिए गोवा की राजधानी पणजी बताया मैंने। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत इसका भी कार्यभार आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ही देखता है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया महाराष्ट्र और कर्नाटका से ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, गोवा के एक और प्रोडक्ट को दिया गया था जीआई टैग। गोवा के कोला चिली को अभी हाल ही में दिया गया था जीआई टैग, इसे भी याद रखिएगा, कुछ महीनों पहले दिया गया था। अगला बात करते हैं। अगला है हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन शुरू किया गया? तो दोस्तों किरण रिजिजू जी जो कि खेल मंत्री हैं, इनके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन शुरू किया जाएगा। कब? आज शुरू किया जाएगा, यानी 15 अगस्त को। ये 15 अगस्त से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। आपको पता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि 74वें स्वतंत्रता दिवस से लेकर महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती तक ये आयोजित किया जाएगा। ये अभी तक का देश का सबसे बड़ा अभियान होगा, सबसे बड़ा कैंपेन होगा। इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पब्लिक को फिटनेस पर अवेयरनेस फैलाया जाएगा। ठीक है, तो फिट इंडिया फ्रीडम रन किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? फिटनेस के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, जनता में। अगला है हाल ही में अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्कल पर बने पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो अभी हाल ही में अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्कल पर एक नया पुल बना है, एक नया ब्रिज बना है, फ्लाईओवर, जिसका नाम रखा गया है दोस्तों अरुण जेटली फ्लाईओवर। क्या नाम है? अरुण जेटली फ्लाईओवर। एक्चुअली में अभी हाल ही में 3 नाम चेंज किए गए हैं या नए रखे गए हैं। अब इसमें अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्कल पर बने जो फ्लाईओवर है उसका नाम अरुण जेटली फ्लाईओवर रखा गया है, अरुण जेटली जी के सम्मान में। इसके बाद अहमदाबाद में ही अंजलि चौराहा है, अंजलि चौराहे पर बने फ्लाईओवर को सुषमा स्वराज ब्रिज कहा जाएगा। ठीक है, सुषमा स्वराज ब्रिज उसका नाम रखा गया है। एक और नाम चेंज किया गया है, एक अहमदाबाद का ही है रानीप क्षेत्र। तो रानीप क्षेत्र में रेलवे ओवर ब्रिज बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर। क्या नाम रखा गया? आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर। तो अरुण जेटली जी के बारे में आप सभी को पता है कि ये पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, इनका निधन हो चुका है। सुषमा स्वराज जी का भी निधन हो चुका है, ये पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं और इन दोनों के सम्मान में इनका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है, गुजरात के अहमदाबाद शहर के कुछ ब्रिजेस का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में सुधा मूर्ति को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया। ये किस कंपनी की चेयरपर्सन है? तो सुधा मूर्ति जी दोस्तों इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। कहाँ की? इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। इनको अभी हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार एक्चुअली में दोस्तों इस बार 25 लोगों को दिया जाएगा। अब इन 25 लोगों में कई बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि शिव कुमार सूरमपुदी जो कि एग्री एंड ITC लिमिटेड के हेड हैं। इसके बाद नाबार्ड के हेड गोविंद राजलू चिंटाला, इनको भी मिलेगा। सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, इनको दिया जाएगा। तो ऐसे 25 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाएगा? तो GCOT के द्वारा दिया जाएगा, GCOT के द्वारा। इसका मतलब होता है ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। क्या? ग्रामोदय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। अभी दोस्तों पिछले वर्ष गांधी जी की 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, यानी पिछले साल 2019 में मनाई गई थी गांधी जी की 150वीं जयंती। अब GCOT की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो GCOT दोस्तों एलुमनी ऑफ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? एलुमनी ऑफ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्लियर? बिल्कुल। तो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार इस बार 25 लोगों को दिया जाना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अभी हाल ही में सुभाष सोरान मुंद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। ये आएंगे समीर गहलोत जी के स्थान पर। समीर गहलोत जी दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ये को फाउंडर और चेयरमैन रहे थे। चेयरमैन का पद इन्होंने अभी हाल ही में छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद अब ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का ही एक सहायक कंपनी है, इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड। तो अब ये इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के CEO बनेंगे। तो
तो इसी वजह से इन्होंने ये पद छोड़ दिया है, अब ये यहाँ के CEO बन जाएंगे। क्लियर है। तो समीर गहलोत जी की जगह पर अब सुभाष सुरानी मुंद्रा बन जाएंगे नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ओके, सुभाष सुरानी मुंद्रा दोस्तों 2018 में इस कंपनी से जुड़े थे, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में जुड़े थे IBH के बोर्ड में, और अब ये यहाँ के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो गए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2005 में, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभी हाल ही में गगन अरोड़ा जी को दिया गया CEO ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। गगन अरोड़ा दोस्तों जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये वेरिटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO हैं, और इनको CEO ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2020 का। किसके द्वारा दिया गया है? इनको इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया के द्वारा दिया गया है, एक्चुअली में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये अवार्ड दोस्तों उन CEOs को दिया जाता है जो इनोवेशन, सोशल या फिर इंडस्ट्रियल बिजनेस में एक असाधारण उपलब्धि हासिल किए होते हैं। तो ऐसे ही गगन अरोड़ा जी को दिया गया, इस बार दिया जाएगा CEO ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में नौसेना संचालन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस यानी DGNO चुना गया है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये दोस्तों 2018 में पूर्वी बेड़े की कमान संभाले। उसके बाद 2019 में इनकी नियुक्ति कर दी गई केरल के एझिमाला में भारतीय नौसेना एकेडमी के कमांडेंट के रूप में। किसके रूप में? भारतीय नौसेना एकेडमी के कमांडेंट के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। और अब इनको बना दिया गया है प्रमोट करके नौसेना संचालन का महानिदेशक। ये नौसेना आई है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। एडमिरल करमबीर सिंह जी दोस्तों ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है, और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में लॉरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, इंग्लैंड की ऑलराउंडर थी, अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। लॉरा मार्श ने दोस्तों अपने क्रिकेट कैरियर में 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इसके बाद इन्होंने 103 ODI मैचेस खेले हुए हैं, और इन्होंने 67 T20 मैचेस खेले हुए हैं लॉरा मार्श ने। टोटल रन इन्होंने बनाए हैं 1588। अब चूंकि ये ऑलराउंडर थी तो इन्होंने विकेट भी लिया है, तो 217 विकेट इन्होंने लिए हैं टोटल। कितने? 217 विकेट इन्होंने लिए हैं टोटल। तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। आप लोग शेयर करोगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज शाम को दोस्तों 3 बजे वीडियो आ रही है खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्नों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, 2020 का निचोड़ है पूरा, उसमें खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस की। तो आप लोग शाम को 3 बजे वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों जुलाई मंथ की ई बुक आ चुकी है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं परचेज किया है जाइए जल्दी से ऐप पर परचेज कर लीजिए। जुलाई मंथ की फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक है, इसमें आपको 100+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है बिल्कुल फ्री में, यानी पूरा डिटेल में कैटेगरी वाइज आप पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ई बुक, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग ई बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ 100+ क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। दोस्तों मैं हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने कल सोचा कि लाओ देखें कि हमारी ई बुक और बाकियों की ई बुक में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ सुधारा जा सकता है, क्या हमारे में कोई कमी तो नहीं है हमारी ई बुक में। तो फिर मैंने पाया कि हमारी ई बुक और बाकियों की ई बुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने जाकर कई चैनल्स के ई बुक परचेज किए कल, और देखा मैंने कि हमारी ई बुक और बाकियों की ई बुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्राइस में भी डिफरेंस है और मटेरियल में भी डिफरेंस है। कि ई बुक में आप लोग पाएंगे कि वही डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन सेम टू सेम वही चीज़ आपको कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, यानी डेली करंट अफेयर की PDF को सारा का सारा क्वेश्चन वहीं एक साथ कंपाइल कर दिया गया है और उसे बेचा जा रहा है, वो भी 20 से 25 रुपये के दामों में। और हमारी ई बुक में आपको हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज मिलेगी, और वो भी आपको ई बुक के तरीके से मिलेगी, ना कि PDF फाइल के रूप में। ठीक है, बाकी लोग PDF फाइल दे रहे हैं लेकिन नाम ई बुक बता रहे हैं,
और आप लोग अगर परचेज़ करते हो गई हमारी ई बुक, या अगर आपने नहीं किया है तो एक ई बुक लेकर के देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मेरी ही लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चुनना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है। आप लोग को जो सुटेबल पड़े, जहाँ से आप तैयारी बेटर तरीके से कर सको। आपके लिए ई बुक इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक कैटेगरी टारगेट बना करके सेटअप करके पढ़ते चलो और तैयारी अपनी करते चलो। और यही वजह है कि हमारी ई बुक बेस्ट सेलिंग ई बुक मानी जाती है करंट अफेयर में। ओके, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर भी जा करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जा करके। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे अभिनेताओं की लिस्ट में अक्षय कुमार जी किस स्थान पर हैं। अगला है, नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे या कौन हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में क्वेश्चन का आंसर किए थे। उनके नाम हैं राहुल कुमार, उज्ज्वल सोनी, शांति प्रिया, मनु पांडे, श्याम शेर कुमार, साबिर आलम, शुभम यादव, रविशंकर, रेखा बुनकर, प्रियांशु सिंह, ब्रह्मा रावत, जाट टूसीर, रमजान खान, नेहा जायसवाल और MK जोशी। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।